की खिड़की से बाहर झांकते हुए अंबू मौसम के मिजाज परखने की कोशिशें कर रही थी। इस नई नौकरी के सिलसिले में जयपुर आए अंबू को कोई महीना भर बीता होगा, पर अभी भी यहाँ के माहौल को वो पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। कभी चिलचिलाती चटक धूप होती थी तो कभी धूल भरी आंधियां, तो कभी झमाझम बारिश की झड़ी लग जाया करती थी और आज कुछ अलग सी काली घटाएं पूरे शहर पर छाई थी। आज की तारीख थी 14 अगस्त, पर कोरोना वायरस की वजह से आज़ादी के जश्न की ये तैयारियां थोड़ी अलग थी इस बार। अंबू की कैब निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान की इमारत के आगे रुक गई। कैब से उतर हाथ को सैनिटाइज कर अपना टेम्परेचर चेक करा वो गार्ड भैया को गुड मॉर्निंग भैया बोलकर अंदर अपनी टेबल की ओर बढ़ गई। अंबू का काम यहाँ पर छोटे बाबू का था। तनख्वाह थोड़ी कम थी, पर नौकरी सरकारी थी। उसके ऑफिस के कमरे के बाहर शंभू अपने गमछे से अपना मुंह बचाए कुछ बेचैनी से इंतजार कर रहा था। राम राम सा मैडम। कल और परसों जो पानी का टैंकर डाला था उसके पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। एमपी साहब ने बोला था आज पैसे देने के लिए। शंभू पानी के टैंकर शहर भर में सप्लाई किया करता था। अब आप पूछेंगे कि शहर में सरकारी महकमे होने के बावजूद इस टैंकर की क्या ज़रूरत है? क्योंकि शहर का जो सरकारी नल है वो अभी शहर की काफ़ी जगह पहुंच नहीं पाया है, और जहाँ जहाँ है वहाँ सिर्फ दिन भर 1 या 2 बाल्टी भर ही पानी आ पाता है। चलिए आपकी जानकारी के लिए लगे हाथ एक बात और बता दिए देते हैं कि नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर साल 2020 में अपना ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल खो देगा। पर धरती का सीना चीरते हुए ट्यूबवेल दिन प्रतिदिन और गहरे होते जा रहे हैं और ये पानी का धंधा यूं ही फैलता जा रहा है। और गर्मियों के हाल तो आपको क्या बताऊं, यहाँ गर्मियों में एक पानी के टैंकर की कीमत 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक पहुंच जाती है बाहरी इलाकों में। अब आप सोचेंगे जी कि 300 रुपया 500 रुपया ज़्यादा कहाँ है जी। हाँ जी, आपकी नज़रों में ये ज़्यादा नहीं होगा, पर उस परिवार के बारे में सोचिए जो महीने का महज 10,000 रुपया कमाता है। और अगर घर परिवार में कम से कम 4 लोग भी हुए तो महीने का कम से कम 3 या 4 टैंकर तो गर्मी में आप ख़त्म कर ही देंगे। अब इन 4 टैंकरों का हिसाब लगाएं तो 1200 से लेकर 2000 तक का रुपया तो सिर्फ पानी पानी में ही खर्च हो जाता है। इस बात को इस नज़रिए से देखते हैं कि इंसान महंगा कपड़ा नहीं पहनेगा, बाहर महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाएगा जी, टीवी नहीं देखेगा जी, पर पानी तो पिएगा। और जब तक पानी की ये ज़रूरत है तब तक ये पानी का माफिया यूं ही चलता रहेगा, जिसमें शंभू एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। देखिए भैया, ये बकाया पैसे देना और बिल पास करना मेरे हाथ में नहीं है। आप बस 15-20 मिनट रुक जाइए, एमपी सर आते ही होंगे, वो आके आपका हिसाब पूरा कर देंगे। अंबू ने शंभू की ओर ध्यान दिए बिना जवाब दिया। अंबू के ऑफिस वाले कमरे में 2 टेबल लगी थी, एक छोटी थी और एक बड़ी। आप समझ ही गए होंगे कि छोटी वाली टेबल थी अंबू के लिए, और बड़ी वाली टेबल जो एसी के नीचे लगी वो थी बड़े साहब मेघ पुष्प वर्मा जी यानी एमपी साहब के लिए। ये जिस ऑफिस की हम लोग बात कर रहे हैं ये ऑफिस था आपदा प्रबंधन का यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का। और 15 अगस्त को मंत्री जी के आने की खबर के कारण फाइलों और आंगन में बिखरी पड़ी धूल को दबाने के लिए लगातार पिछले 2 दिनों से टैंकर मंगाए जा रहे थे। तो फिर रोजमर्रा की तरह 9 बजे दफ्तर खुलने के 15-20 मिनट बाद ठीक 10:30 बजे एमपी साहब दफ्तर आ पहुंचे। सर जी नमस्कार, मैंने कल और परसों पानी का टैंकर डाला था यहाँ पे। आपने आज बोला था पैसा देने को, तो थोड़ा जल्दी में हूँ, आप दे देते तो, आप हिसाब कर देते तो अच्छा रहता। शंभू ने हाथ जोड़ते हुए एमपी सर से निवेदन किया। अबे यार, अबे थोड़ा बैठने तो दो, थोड़ा कुर्सी गर्म कर ले, उसके बाद तुम्हारा हिसाब करेंगे, आते ही छाती पे चढ़े जा रहे हो। एमपी सर ने शंभू की बातचीत को बीच में ही काट कर कहा, गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग बेटा जी। एमपी सर अंबू को जवाब देते हुए अपनी कुर्सी की गद्दियों में धंस गए।
साहब ने अपना फ़ोन निकाला और राधा गोविंद के वॉलपेपर के पीछे छुपे व्हाट्सएप को खोलकर सारे छोटे बड़े अफसरों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे इत्यादि के शगुनानुसार 5 मैसेज फॉरवर्ड कर डाले। ए राम खिलावन, कहाँ मर गया बे? अबे जल्दी आ और जाके तुम मस्त चाय लेकर आ। कुछ देर बाद राम खिलावन भागता हुआ चाय लेकर आया और चाय की घूंट गटकते हुए साहब ने परेशान होते शंभू की ओर देखकर बोला, अरे ओ गमछे वाले भैया, अबे इधर आओ, बताओ क्या समस्या है? इतनी देर से कमरे में ही मैराथन किए जा रहे हो। कल साहब, वो कल और परसों 4 पानी का टैंकर लाया था। आपने आज पैसा देने को कहा था। शंभू ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा। हाँ तो भाई दे देंगे पैसा, बताओ कितना हुआ? साहब ने मैसेज फॉरवर्ड करते हुए पूछा। साहब, एक टैंकर का 400 के हिसाब से 1600 रुपया हुआ, शंभू ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है भाई, देते हैं अभी तुमको पैसा। 1600 रुपये हुए ना? चलो अभी देते हैं। हाँ तो भाई तुम्हारा जीएसटी नंबर के साथ वाला बिल दे दो, अभी दे ही देते हैं पैसा। साहब ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। साहब क्यों मजाक कर रहे हो? मैं कहाँ से लाऊंगा बिल? हंसी के पीछे अपनी परेशानी दबाते हुए शंभू ने कहा। अबे क्या पागल आदमी हो क्या? कुछ कायदा कानून नहीं समझते? अब क्या तुम्हारे हिसाब से हम हमारा ऑफिस चलाएं? चलाने का कुछ कायदा होता है, कुछ कानून होता है। बिल लगेगा तो बिल लगेगा, बिना बिल के मैं पैसे नहीं दूंगा, साहब ने गरजते हुए कहा। साहब मैं तो पूरे दिन भर यही काम करता हूँ। आपके यहाँ से फ़ोन आया था तो मैं टैंकर ले आया। साहब मेरे पैसे दे दो। साहब उस समय तो किसी ने बिल वगैरह की कोई बात नहीं की थी। साहब मेरे पैसे दे दो और मुझे जाने दो। साहब बहुत फ़ोन आ रहा है सुबह से पानी लाने के लिए। अच्छा, इसका मतलब तुम हमसे ज़्यादा बिजी हो? तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं? हाँ भाई, लोग तो अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास ही जाते हैं। कोई दिक्कत होती तो तुम्हारे पास ही आते हैं। तुम ही तो कलेक्टर हो यहाँ के। अरे कलेक्टर का, तुम तो पीएम हो यहाँ के, साहब ने तंज कसते हुए कहा। शंभू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ, आप बड़े आदमी हैं साहब, मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे जाने दीजिए, क्यों गरीब के पेट पर लात मारते हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम इतना कह ही रहे हो तो अपने 1000 रुपये लो और चलते बनो। साहब टैंकर के 1600 रुपये हुए, शंभू थोड़ा सकपका कर बोला। अब भी तुम्हारे पास बिल भी नहीं है, तुम कायदा कानून भी नहीं करना चाहते हो, अब तुमको जल्दी भी है और हम तुम्हारे को पैसे दे रहे वो भी नहीं चाहिए। अब तुम ये बता दो तो हम क्या करें? हम भाई एक काम करते हैं, सर झुका के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाते हैं और तुम अपना जूता बजा देना हमारे सर पे। साहब थोड़ा गरजते हुए बोले। साहब मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, आप बड़े आदमी हैं, शंभू ने विनती करते हुए कहा। ठीक है, आप 1000 रुपये दे दीजिए। क्योंकि ये बात शंभू अब अच्छे से समझ चुका था कि उसकी विनतियों का साहब की मोटी चमड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आए ना लाइन पे, अब किया ना सही बात। तुम लोग ये साला 100 रुपये का टैंकर 400 का बोल के बेचते हो और हमें पागल बनाते हो। अबे हम औरों की तरह नहीं है, लो अपने 1000 रुपये और चलते बनो। साहब ने 1000 का नोट शंभू को थमा दिया और शंभू भी अपने पैर पटकता हुआ गुस्से को दबाए ऑफिस से बाहर निकल गया। शंभू अभी कुछ दूर ही गया होगा, साहब ने अपना रजिस्टर खोला और उसमें 3000 रुपये टैंकर के लिख कर अपना फ़ोन उठा लिया और यूट्यूब पर टिप टिप बरसा पानी सुनने लगे। आपको बता दें, साहब को रवीना टंडन अपनी जवानी से बहुत पसंद है। शंभू अपने गमछे को ठीक कर कल के पुराने बचे ऑर्डर को पूरा करने निकल पड़ा था। उसने नज़रें उठा के आसमां की ओर देखा तो वहां पे काले भयानक बादल छाए हुए थे और शंभू ने जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट किया तभी से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। और हाँ, आपको मौसम का मिजाज बताएं तो कल शाम को ही मौसम विभाग ने जयपुर और जयपुर के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दे दी थी। अब देखने वाली बात यह है कि बारिश असल में होगी कि नहीं। सर, एमपी सर, सर एक अलर्ट वार्निंग आई थी कल कि कल भारी बारिश हो सकती है, तो एसडीआरएफ को कॉल कर दूं सर? और झालाना और ब्रह्मपुरी बस्ती जो थोड़ी ढलान में बसी हुई है उसको खाली करवा दे सर। अंबू ने थोड़ी चिंता के साथ ये सुझाव का प्रस्ताव साहब के सामने रखा। अरे बेटा जी, ये कोई सन 84 थोड़े ही है जो बाढ़ आ जाएगी। अरे तुमको पता नहीं है, एसडीआरएफ को पहले ही से ही हर बात पता होती है। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा। कुछ जगह जहाँ हमेशा ही पानी भरा रहता है वहाँ फिर से पानी भर जाएगा। थोड़ा ज़्यादा पानी भरेगा तो गटर के ढक्कन खोल देंगे, सब ठीक हो जाएगा 2 घंटे में, साहब ने अपने फ़ोन में अपनी नज़रें गड़ाए हुए कहा। पर सर अगर असल में बारिश आ गई तो? और सर कुछ गलत हो गया तो? मौसम विभाग ने तो रेड अलर्ट जारी कर दिया है, तो हमें भी तो तैयार रहना चाहिए ना। अरे यार,
मैं बेटा जी करके समझाकर परेशान हो गया हूँ। एक बार समझा रहा हूँ, समझ लो। यहाँ 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, सब देख लिया। ये कोई बिहार नहीं है जहाँ हर साल बारिश आएगी और शहर डूबेगा। शांति से बैठो, अपना काम करो। साहब ने गुस्से में अंबू को टोक दिया। सॉरी सर, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। तो सर आप ये बता दीजिए रिपोर्ट में क्या लिखूं? अंबू ने खुद को संभालते हुए साहब से सवाल पूछा। अच्छा, लिखो। वी हैव इन्फॉर्म्ड एसडीआरएफ, नथिंग टू वरी। साहब ने गाना बदलते हुए कहा। ओके सर। ये कहकर अंबू रिपोर्ट फाइल करने चली गई। ट्रैक्टर पर बजते राजस्थानी गानों की धुन के तले शंभू के ख्याल दौड़ रहे थे। यहाँ जयपुर में पानी की कमी के चलते लोगों की मजबूरी का फायदा उठा कभी ये लोग टैंकर को आधा तो कभी पौना भरकर लोगों को पकड़ा देते हैं, और कभी तुरंत पानी पहुंचाना हो तो उसका चार्ज अलग से। कभी कभी 2 दिन 3 दिन या तो हफ्तों पहले बुकिंग करवानी पड़ती है पानी का एक टैंकर लेने के लिए। रही बात जो मक्कारी शंभू के साथ एमपी साहब ने की थी, वो हर रोज कईयों के साथ करता है। और इन्हीं बातों की उथल पुथल में शंभू का ध्यान टैंकर से हट गया और टैंकर ऊपर तक भरकर थोड़ा छलक गया। अभी कुछ आधा घंटा पहले ब्रह्मपुरी से टैंकर का ऑर्डर आया था। जी हाँ, ये ब्रह्मपुरी वही इलाका है जो जयपुर के टूरिस्ट अट्रैक्शन नाहरगढ़ के नीचे की ढलान में बसा है, जो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि इसकी बसावट किसी बच्चे ने खेली खेल में कर दी है, उबड़ खाबड़ बेतरतीब। कभी आप नाहरगढ़ देखने आए तो देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मौसम थोड़ा बेढंगा सा ही था। आज के बादल आम दिनों से कुछ ज़्यादा काले थे, कुछ ज़्यादा घने थे और देखने में कुछ ज़्यादा भयानक भी। ऐसा लग रहा था कि आज ये बरसात तो पूरा शहर अपने में समा लेगा। पर साहब, ये पेट की आग इस बरसात के पानी से नहीं बुझती है। ये सब सोचते हुए ब्रह्मपुरी जाने के लिए शंभू ने अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील की ओर बढ़ा दिया। हाँ जी, हाथ से याद आया कि रिपोर्ट टाइप करते समय अंबू के हाथ रह रहकर रुक जाया करते थे। सवाल वही पुराना था जो बरसों से चला आ रहा था कि फर्ज की सुने या फिर जाने दे। सवाल डर और नौकरी के भार के नीचे दबा उसका ये नादान ईमानदार दिल एमपी सर से बगावत करने के लिए फड़फड़ा रहा था। अंबू ने कुछ जिंदा बची उम्मीद को लेकर एमपी सर को कहा। सर, अगर कोई नुकसान हो गया तो, मतलब मान लीजिए हो गया तो तेज बारिश के कारण, उसके लिए तो अभी एसडीआरएफ भी तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं जबान संभाल लो। हम यहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं और तुम ये 2 दिन पुरानी आई लड़की हमको सिखाने चली हो। जाओ अपना काम करो। एमपी सर अपनी डांट फटकार पूरा कर पाते उससे पहले आसमान में एक बिजली कौंधी। ऐसी झमाझम मूसलाधार बारिश को इस शहर की बूढ़ी आंखों ने 80 के दशक में देखा होगा कभी। सन 80 का दशक वो दशक था जब जयपुर में बाढ़ आई थी। अरे ये कोई बिहार थोड़ी है कि हर बारिश में बाढ़ आएगी और हर बार की तरह ड्रेनेज प्लान्स खो जाएंगे। बिजली की इस तेज दहाड़ को सुन एमपी सर न चाहते हुए भी खिड़की के बाहर झांकने लगे कि तभी उनका फोन बज उठा। हेलो पापा, मैं अभी मार्केट आया था। पापा, मैं अभी इधर मार्केट आया था जूते लेने, इधर जौहरी बाजार। यहाँ 1 घंटे से बहुत बारिश आ रही है। यहाँ पूरे बरामदों में घुटनों तक पानी भर गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ। आप अपना ध्यान रखना, ठीक है पापा? इस फोन के उस तरफ एमपी साहब का 18 साल का लड़का था और फोन रखते हुए अंबू एमपी साहब के चेहरे पर 20 साल के तजुर्बे को हवा होते देख सकती थी। शंभू पूरे भरे टैंकर को आधा अधूरा खाली कर पानी भरी सड़कों से गुजर रहा था और वही पुराना राजस्थानी गाना उसके लाउड स्पीकर पर बज रहा था। रास्ते में कुछ पेड़ जमीन से ऊपर अपने पैर निकाले उखड़े पड़े थे तो कुछ कच्ची पक्की ईंटों से बने दीवारें किसी मंझले वर्ग के इंसान की तरह अपनी जिम्मेदारियों के वजन के तले ही बिखरी पड़ी थी। इन सब को नजरअंदाज किए शंभू कुछ आगे ही बढ़ा था कि सामने एक बहती हुई साइकिल उसकी तरफ आने लगी। ये छोटी मोटी बूंदाबांदी में चादर का रूप ले लेने वाला ये पानी अब एक उफनती नदी सा विकराल रूप ले चुका था।
पानी के साथ आती साइकिल से बचने के लिए शंभू ने हड़बड़ी में अपना ट्रैक्टर बाईं ओर घुमाया, पर यह रास्ता हमारी जिंदगी की तरह ही बहुत गहरी ढलान लिए था। देखते ही देखते शंभू का ट्रैक्टर ढलान में हड़बड़ी से नीचे उतरने लगा, पर तुरंत ही शंभू को बगल से बहकर निकलती जाती मोटरसाइकिल को देख ये समझ में आ चुका था कि ट्रैक्टर चल नहीं रहा है, बल्कि ये तो बह रहा है। ये वो रास्ते थे, ये वो बस्तियां थी जो कभी पहाड़ियों के सीने चीर कर बसाई गई थी, और इन गैर कानूनी बस्तियों की जगह कभी यहाँ नदी नाले बहा करते थे। खैर, अभी ये बारिश का पानी कुछ घर, चंद गाड़ियाँ और इंसान के गुरूर को अपने साथ बहाए ले जा रहा। बरसात और गहरी होती जा रही थी और शहर के निचले इलाके, वो बस्तियां जहां के लोगों को हम उनके नाम से नहीं बल्कि उनके काम से पुकारते हैं, और वो पुराना शहर जिसे राजा जय सिंह ने हिंदुस्तान का पेरिस बनाने के लिए बसाया था, अब हमारे यूपी बिहार के उन शहरों सा लगने लगा था जहां हर साल बारिश आती है, जिनकी बातें रिया और कंगना की चूहा दौड़ दिखाने वाले खबरिया चैनल कभी नहीं करेंगे। इस घनघोर बरसात को शुरू हुए कुछ 1 या 1.5 घंटा ही बीता होगा, पर एमपी साहब के चेहरे की लकीरों से उनकी चिंता, या यूं कहूं संतान मोह, पसीनों की बूंदें बनकर टपक रहा था। बार बार फोन मिलाते, पल पल का हाल पूछते एमपी साहब एसडीआरएफ को खबर देना ही भूल गए। पर एसडीआरएफ को ये खबर सरकार के कोई कदम उठाने से पहले या खबरिया चैनलों के ताबड़तोड़ ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाने से पहले ही व्हाट्सएप फॉरवर्डों में पता चल चुकी थी। अंबू के मन में ये कश्मकश अब चरम पे थी कि महीनों पुरानी नौकरी में सीनियर की नाफरमानी करे या इस शहर के लोगों की जिंदगानी बचाए। कुछ सोच विचार के बाद उसकी इंसानियत इस कश्मकश को जीत गई। शायद फाइलों के लाल फीतों से उसकी इंसानियत अभी थोड़ी आज़ाद होगी। फाइलें अंबू को एसडीआरएफ को इत्तला कर अपना फर्ज निभाते हुए स्वाभिमान में चमकते हुए देख रही। यह बहता पानी शंभू को अपने साथ बहाए ले जा रहा था। बहते बहते कुछ वक्त ही बीता होगा, शंभू की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। शंभू इस अनंत अंधकार आकाश में खो जाने ही वाला था कि बगल के किसी पक्के मकान की पहली मंजिल पर खड़े किसी मददगार हाथों ने सूरज की किरणें बन शंभू को अंधकार से बाहर खींच लिया। हाफते हुए शंभू ने जैसे तैसे अपना होश संभाला, पर होश संभालने के बाद शंभू को यह समझ में आया कि आज उस बनाने वाले ने आधे अधूरे टैंकरों का सारा हिसाब एक साथ ले लिया। उस पक्के मकान की मुंडेर पर कांपता सा खड़ा शंभू पानी के साथ बहते टैंकर को देख रहा था। उस बहते टैंकर के साथ साथ शंभू का लालच भी अब पहाड़ी के गर्त तक पहुंच चुका था। ये सब कारनामे देखते ही देखते शाम के 4:30 बज चुके थे और बारिश धीमी होकर थम गई थी। एसडीआरएफ ने करीब 50 परिवारों को झुग्गियों से निकाल सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया, और कहीं हालत कहीं और ना बिगड़ जाए उसे संभालने के लिए सेना भी मोर्चा संभाले खड़ी थी। एमपी साहब के चेहरे से परेशानी झलक रही थी। अब इस परेशानी की वजह एमपी साहब के बेटे का अपने नए आईफोन को पानी में गिरा देना था या फिर बड़े साहब की लताड़, अब ये बात तो सिर्फ एमपी साहब ही बता सकते हैं। शाम का ढलता सा सूरज अस्ताचल से बादलों के बीच से अपनी रोशनी अंबू के चेहरे पर डाल रहा था। अंबू छोटे छोटे बच्चों को खिलखिलाते हुए बारिश के साथ बहकर आई रेत और पानी के साथ खेलता देख हल्का सा मुस्कुरा रही थी। इस 1 महीने की सरकारी नौकरी में उसे आज लग रहा था कि उसने कुछ काम सरकारी किया है। अंबू इस सोच विचार में व्यस्त थी कि अचानक तभी एमपी साहब के चीखने की और अपने खाने का डब्बा फेंकने की आवाजें सुनाई दी। अंबू दौड़कर एमपी साहब के पास पहुंची तो उसने देखा कि दर में बिना घूस के अटकी फाइलों की तरह ही एमपी साहब की कार बारिश के साथ बहाकर लाई रेत में जा धंसी थी।